दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सभी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत राज्य व्यवस्था खंड से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम रिवाइज कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित भारतीय राज्य व्यवस्था। दोस्तों इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। आज हम प्रस्तुत करेंगे इसका तीसरा भाग। आप इसे चाहे यात्रा में हों या ऐसे किसी काम में व्यस्त हों जहां पर किताब के द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता है, वहां पर इसे ईयरफोन या हेडफोन के माध्यम से आप सुनकर भी रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, भारतीय राज्य व्यवस्था भाग 3। आज हम शुरू करेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद से। तो दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री दोस्तों नियुक्त होता है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सत्य कथन खोजना है आपको। तो सत्य कथन जो हम बात कर रहे हैं वो सभी सत्य कथन हैं। पहला है, राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्रवाई से छूट प्राप्त है। दूसरा है कि कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। और तीसरा है कि एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों के लिए सिविल कार्रवाई लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री किसका मुख्य होता है? तो ये केंद्रीय सरकार का मुखिया होता है भारत का प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में किसके दायित्वों का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। और कैबिनेट में कौन सम्मिलित होते हैं? तो कैबिनेट जो होती है दोस्तों वो अत्यंत छोटी सभा होती है मंत्रियों की, जिसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति संसदीय शासन में प्रधानमंत्री के पास होती है और नाम मात्र की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है। सही कथन बताना है आपको। तो सही कथन है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अगला प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होना चाहिए? तो यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन या राज्यसभा के सदस्य होते हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का प्रावधान जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 75 में भारतीय संविधान के अंतर्गत मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है? तो आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है, जबकि विशेष परिस्थितियों में वह राज्यसभा का भी सदस्य होता है, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा सदस्य थे। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति यानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल NSC नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। और भारत की प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय दोस्तों जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का अवश्य सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत की प्रधानमंत्री के नियुक्ति के समय ये जरूरी नहीं होता है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य हो, लेकिन उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आप सभी जानते हैं लोकसभा सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं वही प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है। तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपके पास जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। तो इसलिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।
उप प्रधानमंत्री या जो उप प्रधानमंत्री हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का पद है वो भारत के संविधान में कहाँ हुआ है? तो दोस्तों जो उप प्रधानमंत्री का पद है ये संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है। संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं है। अगला है कि प्रधानमंत्री को, तो प्रधानमंत्री दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और भारत का जो प्रधानमंत्री होता है अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूरी तरह से स्वविवेक का प्रयोग करता है। तो जो भारत का प्रधानमंत्री है मंत्रिमंडल में मंत्रियों के लिए स्वविवेक का पूरी तरह से प्रयोग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वे जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री कितने समय तक रह सकता है? तो वो 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। 6 माह के अंदर उसे दोनों सदनों में से किसी सदन की सदस्यता अर्जित की जानी चाहिए। अगला प्रश्न है कि भारत के संसद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये है कि संविधान में एक संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम की सरकार का प्रावधान है और संसद का सबसे प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। तो दोस्तों संविधान में जो भारत के संविधान है इसमें संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान किया गया है और संसद का प्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना और मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन के रूप में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद जो होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक संवैधानिक बाध्यता होती है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत सही स्थिति क्या है? तो सही स्थिति ये है कि राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उसे बने रहने के लिए कहेगा और वैकल्पिक व्यवस्था का अभिप्राय होता है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाना चाहिए और अपदस्थ मंत्रिपरिषद अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी। अगला प्रश्न सही कथन से संबंधित है दोस्तों। तो सही कथन है कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि कोई भी कानून तब कानून बनता है जब उस पर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति उस पर अपनी अंतिम स्वीकृति दे देते हैं। इसलिए विधि निर्माण के लिए जो प्रस्ताव होता है उसमें प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में किसका पालन किया जाता है? तो दोस्तों परिपाटी के रूप में प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये संविधान में कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है लेकिन ये परिपाटी के रूप में इसका पालन किया जाता है। भारत में मंत्रिपरिषद क्या रख सकती है? तो दोस्तों विश्वास प्रस्ताव जो है वो मंत्रिपरिषद रखती है और बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो यदि बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद के लोकसभा सदस्यों द्वारा त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने की अनुमति की आवश्यकता होती है। तो किसकी अनुमति चाहिए? स्पीकर की। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में जो एक मंत्री होता है उसे अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो वो है 50। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उसमें न्यूनतम सदस्य संख्या 50 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन क्या है? तो पहला है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। दूसरा है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुरस्तावित किया जाता है। और अगला प्रश्न है, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो ये संघीय संसद जो हमारी पार्लियामेंट है वो लाभ के पद का निर्णय करती है। अगला प्रश्न देखते हैं,
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो ये दोस्तों कार्यपालिका जो है वो विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था या उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के अंतर्गत या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में कौन रक्षा मंत्री बना? तो वो थे दोस्तों कैलाश नाथ काटजू। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुगम चेट्टी थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था और 1949 में उनके स्थान पर जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्री जो कानून मंत्री या विधि मंत्री नियुक्त किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में क्या उल्लिखित नहीं है? तो बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। और एक प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो सही सुमेलन है प्रधानमंत्रियों का, विश्वनाथ प्रताप सिंह ये 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री रहे। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 91 तक। HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 18 मार्च 1998 तक। और अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 98 से 22 मई 2004 तक प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए। दोस्तों इसमें ये उल्लेखनीय है कि अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल इस प्रकार से है कि 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक और 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक। तो 2 कार्यकाल बहुत छोटे छोटे रहे। उसके बाद जो तीसरा कार्यकाल था वो 5 वर्ष का था। एक से अधिक बार प्रधानमंत्री कौन कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी तथा मनमोहन सिंह, ये लोग एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री, इनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो चंद्रशेखर जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो वो चौधरी चरण सिंह थे। और संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो कहाँ हुआ है? अनुच्छेद 352 में। भारत के केंद्रीय मंत्री कौन कौन लोग रहे हैं? VP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, R वेंकटरमण, YV चौहान और प्रणब मुखर्जी, ये भारत के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में? तो PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति सबसे पहले लागू की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनमोहन सिंह के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो वे भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि थे। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में सही कथन है। अगला प्रश्न है, कथन 1 है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण है कि संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला कथन कारण से संबंधित है। कथन है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा, राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। और कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो दोस्तों कथन गलत है जबकि कारण सही है। कथन इसलिए गलत है क्योंकि भारत में जो मंत्रिपरिषद होती है वो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न कथन कारण से, कथन है किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है
और कारण है कि वह उसे प्रधानमंत्री को कोई अधिकार नहीं प्रदान करता है। तो दोस्तों कथन और कारण दोनों सही है और कारण एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधनों में से एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ये संविधान का 91वां यानी 91st संविधान संशोधन था, जिसमें ये प्रावधान किया गया कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सही क्या है? तो 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कुल 18 थी। ये सही है। अगला प्रश्न है, आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है। तो दोस्तों व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र को भारत का आधिकारिक दस्तावेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो ये अनुच्छेद 257 में कहा गया है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किस पर आधारित था? तो ये संघीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन था ये गोपाल स्वामी अयंगर रिपोर्ट पर आधारित था। मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य क्या हैं? तो दोस्तों मंत्रिमंडल सचिवालय जो होता है उसका कार्य होता है मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना और मंत्रिमंडलीय समितियों के लिए सचिवालयी सहायता देना। अब आइए देखते हैं, सही सुमेलन करना है। जवाहरलाल नेहरू शांतिवन में इनकी समाधि है। LB शास्त्री यानी लाल बहादुर शास्त्री इनकी समाधि विजय घाट में है और इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल के नाम से जानी जाती है। जय जवान जय किसान का नारा आप जानते हैं किसने दिया है? तो द्वितीय प्रधानमंत्री भारत के लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब आइए देखते हैं दोस्तों, महान्यायवादी और CAG महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनका पहला प्रश्न है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो वो होता है अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है वो है भारत का महान्यायवादी और भारत के महान्यायवादी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी कहा जाता है और अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार महान्यायवादी को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में सही क्या है? तो ये है कि यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और दूसरा उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाइयों में शामिल होने और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो वो भारत का अटॉर्नी जनरल होता है। भारत का अटॉर्नी जनरल लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है लेकिन उसे मत देने या वोट देने का अधिकार नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉलिसिटर जनरल होता है तो वो कानूनी या न्यायिक सलाहकार होता है। सॉलिसिटर जनरल कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? तो जैसे केंद्र सरकार में अटॉर्नी जनरल होता है वैसे राज्य सरकार में कानूनी विषयों पर परामर्श देने के लिए एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो वो अनुच्छेद है दोस्तों 148। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वो अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन भारत के संविधान द्वारा किया गया है। और एक प्रश्न और देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो 6 वर्ष होता है। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में सही कथन क्या है?
तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है और सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन किया जाता है। तो यह है भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों के लेखा और परीक्षण करना तथा उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, और तीसरा है सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना तथा उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ये सभी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए प्रमुख कार्य हैं। अगला प्रश्न है, लोक निधि के फलोत्पादक और आशयित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय का महत्व क्या होता है। तो दोस्तों, उसके कार्यालय का महत्व ये है कि CAG की मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित कार्य योजना का कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, और दूसरा है CAG के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि के प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी होती है। वो होती है संसद की। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित होता है। तो दोस्तों, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है संसद की लोक लेखा समिति, उसकी बैठकों में भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक उपस्थित होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेकिन उसे अपने पद से कैसे हटाया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर CAG को हटाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक मित्र और मार्गदर्शक होता है लोक लेखा समिति का। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और रेखा परीक्षण को पृथक करता है और CAG को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया था। तो यह संशोधन वर्ष 1976 में किया गया था। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत क्या आता है। तो दोस्तों, लोक वित्त के अंतर्गत सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व और वित्तीय प्रशासन, ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वरीयता अनुक्रम से। तो दोस्तों, वरीयता अनुक्रम का जो प्रश्न है, अग्रता क्रम में कौन सा क्रम सही है। तो यह है भारत का मुख्य न्यायाधीश, संघीय मंत्रिमंडल का सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार के प्रथमतः सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। तो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर भूतपूर्व राष्ट्रपति आता है। और भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है। तो भारत सरकार में जो सर्वोच्च शासकीय अधिकारी होता है वो भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों, संसद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। वो 25 वर्ष होती है। 84वें संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य संख्यों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष कौन सा है। तो ये है 2026 तक। तो जो अभी संसद सदस्यों की संख्या है 1971 की जनगणना के आधार पे है और ये 2026 में बदली जाएगी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ये 552 हो सकती है। और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कब कर दी गई है। 31वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा सीटों के राज्यों के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर किया गया है। तो वो है 1971 की जनगणना। और लोकसभा में राज्यों को सीटें आवंटित किस आधार पे होती हैं। तो दोस्तों, लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं
और एक प्रश्न देखते हैं, इन राज्यों की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय राज्य। अगला प्रश्न है, इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो ये हैं केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी। तो अनुच्छेद 330(2) के अधीन किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य संघ राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात होगा और उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। उदाहरण के लिए वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल एवं तत्कालीन आंध्र प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें क्रमशः 8 एवं 6 थीं। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 10 और 7 हो गए हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें किस राज्य में हैं। तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक संख्या भी निवास करती है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य कौन मनोनीत करते हैं। भारत के राष्ट्रपति करते हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 333 याद रखिएगा। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से नामित कर सकते हैं यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। तो ये है 7वां और 31वां संविधान संशोधन। 7वां और 31वां संविधान संशोधन जो है वो राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले ही भंग किया जा सकता है। तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही भंग किया जा सकता है। लोकसभा में कम से कम सत्र बुलाए जा सकते हैं, तो वर्ष में 2 बार बुलाए जा सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कितनी है। तो कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग लोकसभा और राज्यसभा में कोरम होता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है, वह कितनी है। 550। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो संसद के दोनों सदनों में संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए अधिकृत जो प्राधिकृत है वो कौन है। तो वो है राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। वो है उत्तर प्रदेश। लोकसभा में उत्तर प्रदेश 80 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है और राज्यसभा में 31 सीटें। अब आइए देखते हैं लोकसभा में प्रतिनिधित्व में कुछ राज्यों का क्रम है। लोकसभा में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है, 80 सीटों पर प्रतिनिधित्व है। द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का है, 48 सीटें हैं। और तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल है, जहां लोकसभा की 42 सीटें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य और वहां पर लोकसभा सीटें आपको बताना है। आंध्र प्रदेश 25, तमिलनाडु में 39, महाराष्ट्र में 48, छत्तीसगढ़ में 11 और पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं। दोस्तों ये आपको याद रखना चाहिए कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश का भाग था तब वहाँ कुल सीटों की संख्या 42 थी, लेकिन तेलंगाना के अलग हो जाने पर इनके बीच जो सीटें थी उनका विभाजन हो गया और वर्तमान में आंध्र प्रदेश में 25 और तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के 2 सदस्य कहाँ से निर्वाचित किए जाते हैं। वो त्रिपुरा से। राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह की लोकसभा में केवल 1 सीट है, तो वह है चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम में।
अगला प्रश्न है, डीलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा निर्वाचकों की संख्या के आधार पे सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र उन्नाव है। और ये देखिए वर्तमान में जो है दोस्तों एक प्रश्न, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। और भारत में 12वीं लोकसभा के निर्वाचन कब हुए थे? तो 1998 में हुए थे। और देखिए लोकसभा का नेता कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार जो था वो निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था? तो वो है लद्दाख। और भारत में लोकसभा का स्पीकर या अध्यक्ष चयनित किया जाता है। लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। और लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? तो नवगठित जो लोकसभा होती है उसके सदस्यों को शपथ दिलाना प्रोटेम स्पीकर का काम होता है। लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर को अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करना पड़ता है? तो जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाए तो उस समय लोकसभा का जो स्पीकर है वो मत देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान का एक अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। ये अनुच्छेद 100 में वर्णित है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और वह प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो जी.वी. मावलंकर ही थे। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष यानी महिला अध्यक्षा दोस्तों ये मीरा कुमार रहीं। और लोकसभा के जो उपाध्यक्ष यदि लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार क्या प्राप्त होता है? तो उन्हें भी दोस्तों मत बराबरी की स्थिति में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पी.ए. संगमा। पी.ए. संगमा दोस्तों प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा सचिवालय जो होता है सेक्रेटरीट, ये लोकसभा का जो सचिवालय होता है प्रत्यक्ष रूप से किसके देखरेख में कार्य करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष के। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि कितनी है? तो ये जो जमा की जाने वाली जमानत राशि 2011 में निर्वाचन आयोग द्वारा जो अगंभीर प्रत्याशी थे उनको उनकी संख्या को कम करने के उद्देश्य से जमानत बढ़ा दी गई थी। सामान्य वर्ग के लिए 25,000 रुपये थी लोकसभा चुनाव में, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 12,500 और राज्य विधानसभाओं में सामान्य वर्ग के लिए 10,000 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये 5,000 रुपये थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होता है? तो ये द्वितीय वाचन पर। और निम्नलिखित शक्तियों लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं। तो कौन सी शक्तियां लोकसभा को प्राप्त हैं? ये धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में और मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में जो लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य शक्तियां प्राप्त होती हैं। अब आइए देखते हैं संसद की राज्यसभा से संबंधित प्रश्न। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। तो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है।
क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है और प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी वो नरगिस दत्त थी। राज्यसभा के संदर्भ में सही कथन है दोस्तों, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत क्या आता है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन या ऑल इंडिया गवर्नमेंट की जो सेवाएं हैं, नई किसी सेवा के सृजन का जो अधिकार है वो राज्यसभा की शक्ति माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही क्या है? तो पहला है, राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। दूसरा है कि राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प पारित करना होगा। और तीसरा, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि वह इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। अगला प्रश्न है, वह विशेषाधिकार जो भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किया गया है, तो वो है कि राज्य सूची के नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने की शक्ति जो है ये राज्यसभा को संविधान द्वारा एक विशेषाधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति कौन प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 249। ये संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित क्या करता है? तो भारत के संविधान की चौथी अनुसूची जो है इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। अब आइए देखते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति इसका पदेन अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कौन सी अर्हताएं सही हैं? तो उसकी उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये है 250। और राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद ये होता है कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो वो ऐसा मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो वो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के विषय में सही क्या है? तो पहला ये है कि ये भंग नहीं हो सकती है, यानी ये अस्थायी सदन है। और दूसरा ये कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन कारण से संबंधित है। तो कथन है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। कारण है कि संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है, 1 वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें होनी आवश्यक हैं? तो 2 बैठकें होनी चाहिए। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो वो 6 महीने का अंतराल अधिक से अधिक होना चाहिए। तो इस आधार पर संसद की 1 साल में कम से कम 2 बैठकें अवश्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कथित क्या है? तो कथित ये कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। और दूसरा ये कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी है। ये भारत के संविधान में कहा गया है। भारतीय संसद का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। संसद का अनन्य भाग कौन नहीं होता है? तो जो दोस्तों उपराष्ट्रपति है ये संसद का भाग नहीं होता है। और संसद के अधिकारियों में कौन कौन शामिल होते हैं?
संसद के अधिकारियों में अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष होता है, लोकसभा का महासचिव और राज्यसभा का अध्यक्ष, ये सभी संसद के अधिकारियों में शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए कितने दिन अनुपस्थित रहता है। तो यदि संसद या विधानसभा का कोई सदस्य बिना संसद को सूचित किए 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम एक सांसद विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों से अनुपस्थित रहा। वो कौन थे? वो राज्यसभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है? तो ये है अनुच्छेद 105। और किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार किसे है? तो ये राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। सही कथन है कि किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है, यानी कोई मनोनीत सदस्य भी मंत्री बन सकता है। अगला प्रश्न है, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो पहला, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए, दूसरा, संबंधित राज्य की सहमति से, तीसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, और चौथा, राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित कर दे। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती है जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, और दूसरा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तब भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं उनको भारत के किसी एक भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है। तो वो बिना किसी राज्य की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद कोई कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विधियों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो वो है संसद। और धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो परंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो, वह क्रियाविधि क्या है? तो यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्पीकर अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर देता है तो वो दोबारा उसे पास समझा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सदन का अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है। तो ये घटना बैठ जाना कहलाती है, यानी बिल्डिंग द फ्लोर। इसमें होता ये है कि सदन का जो अध्यक्ष होता है वो सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और किसी अन्य सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना बैठ जाना यानी बिल्डिंग द फ्लोर कहलाती है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था कहाँ की देन है? तो ये भारत की देन है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा होती है। और संसद में जो शून्यकाल या 0 आवर होता है वो दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो ये प्रश्न उत्तर का सत्र होता है शून्यकाल। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 253 के तहत। सही कथन है कि धन विधेयक लोकसभा में पुरस्थापित किया जाता है। ये सही कथन है, राज्यसभा में धन विधेयक पुरस्थापित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कितने दिनों तक? तो 14 दिन के अंदर। अगला प्रश्न, राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्त होने के बाद इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए 14 दिन के भीतर, नहीं तो उसे पारित मान लिया जाता है।
जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे पारित किया जाना आवश्यक होता है। इसे उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाना होता है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किस दशा में आयोजित किया जाता है? तो ये है ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो ये दोस्तों प्रथम संयुक्त बैठक दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। कोई कानून विधेयक समझा जाता है या कोई कानूनी विधेयक कहाँ पर रखा जाता है? दोनों में से संसद के एक पटल पर कोई कानूनी विधेयक रखा जा सकता है। सही कथन देखना है दोस्तों, तो राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया हो लोकसभा के विघटन पर व्यापकत नहीं होता है। एक और सही कथन देखते हैं, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। ये सही कथन है। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होते हैं। भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। यह है भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन। ये भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, तो भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने का अनुमोदन किससे अनिवार्य है? तो ये भारत की संसद से अनिवार्य होता है। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति व्यय कर सकते हैं संसदीय स्वीकृति से पूर्व ही। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह हेतु अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व कहाँ जमा होता है? तो ये भारत की संचित निधि में। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में व्यय हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व भारत की संचित निधि में जमा होता है। संविधान में धन विधेयक को परिभाषित कहाँ किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 110 के अंतर्गत संविधान में धन विधेयक को जो है वो परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब आइए देखते हैं धन विधेयक के बारे में सही क्या है। तो लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा 14 दिनों के भीतर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है, और राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। ये सभी कथन धन विधेयक के बारे में सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वे विषय जिन्हें धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित किया गया होता है वो कौन से होते हैं? तो वो कर से संबंधित उपबंध होते हैं, उधार ऋण लेने से संबंधित उपबंध हैं, संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि से संबंधित उपबंध होते हैं। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, क्योंकि धन विधेयक ऐसा विधेयक धन विधेयक नहीं होता है और धन विधेयक न होने की दशा में किसी भी विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में सही क्या है? तो यह है, बजट के निर्माण में संसद का कोई हाथ नहीं होता है। संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई कर आरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं होती है, और संसद को राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी कर में वृद्धि करने की भी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आने वाली विधियां कौन सी हैं? तो वो विधियां होती हैं, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना,
अनुपूरक अनुदानों तथा लेखानुदान का प्रकाशन और संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, ये भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने में काम आने वाली प्रमुख विधियां हैं दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला ये है कि संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी कौन होता है? आर्थिक कार्य विभाग। आर्थिक कार्य विभाग जो होता है वो संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। और अगला प्रश्न, व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है, तो वो है व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर के जो है वो व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पहले आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रस्तुत किया जाता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति किस चीज़ के लिए प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। संसद में जो लेखानुदान होता है वो आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है। ऐसे समय में संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर होता है? तो दोस्तों, लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय और आवती दोनों सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, व्यय का अनुमान भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है, तो ये अनुदान के अनुरोध के रूप में। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक संसद में पेश किया जाता है, तो वो लोकसभा में। और सामान्य वित्तीय विधायन चरण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होते हैं? तो पहला है बजट का प्रस्तुतिकरण, दूसरा बजट पर चर्चा, तीसरा विनियोग विधेयक को पारित करना और चौथा वित्त विधेयक को पारित करना। ये सामान्य वित्तीय विधायन के प्रमुख स्टेप हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद में विधायन प्रस्ताव की पहल करने के पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, तो उसमें एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ऐसे कराधान विधेयक पर जिनमें राज्य का हित निहित हो, और तीसरा राज्य की सीमाओं के फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर, चौथा है धन विधेयक पर। इन सभी विधेयन प्रस्तावों की पहल करने के लिए भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, तो ये कटौती प्रस्ताव का संबंध संघीय बजट से होता है। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो दोस्तों, ये है 18 वर्ष। ये संसद द्वारा 1989 में पारित किया गया, जिसमें एक नागरिक के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न है, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है, तो ये संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। भारतीय राजनीति के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। ये भारतीय राजनीति के संदर्भ में सही कथन है। संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? तो दोस्तों, ये प्राक्कलन समिति होती है, जो संसद की सबसे बड़ी संसदीय समिति है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। और एक प्रश्न और देखिए, सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, क्योंकि वो संसद के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में संसद के सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों में लोकसभा एवं राज्यसभा से लिया जाता है, तो क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में किसी संसद की अस्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को लिया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में सीमित क्या किया है? तो स्थगन प्रस्ताव को। और तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है? तो इसके उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये तारांकित प्रश्नों के विषय में सही हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने के लिए भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है।
भारतीय संसद का जो सचिवालय होता है वो सरकार से स्वतंत्र होता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? न्यायिक समीक्षा से। भारतीय संसद की संप्रभुता जो है वो जुडिशियल रिव्यू से प्रतिबंधित है। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया? 13 मई 2002 को। 13 मई 2002 को संसद के गठन के 50 वर्ष पूरे होने पर संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो वो थे विट्ठल भाई पटेल। ये 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही कथन बताना है। तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये सही कथन है। अब आइए देखते हैं कुछ सही कथन। तो पहला है, लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है कि जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। दूसरा कथन है कि संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। तीसरा कथन है कि विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों और आयोगों के सदस्यों की संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या किसे प्रस्तुत करती है? सार्वजनिक लेखा समिति जो है वो अपनी आख्या किसे प्रस्तुत करती है? तो सार्वजनिक लेखा समिति या लोक लेखा समिति अपनी आख्या संसद को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा स्पीकर को। संसद की लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या होता है? तो संसद के शासन से वित्तीय लेखा और विनिमय तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना, ये संसद की लोक लेखा समिति के प्रमुख काम होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें 15 लोकसभा सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न, सही सुमेलन करना है दोस्तों। लोक लेखा समिति जो होती है वो वित्तीय समिति होती है। याचिका समिति कार्यकारी समिति होती है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये तदर्थ या एडहॉक समिति होती है। और विभागीय समितियां जो होती हैं वो स्टैंडिंग समिति होती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। तो एस्टीमेट कमेटी में राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जा सकता है। प्राक्कलन समिति गठित की जाती है। तो प्राक्कलन समिति का गठन लोकसभा के सदस्यों से होता है। भारत के संसद की वित्तीय समितियां कौन हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं जो लोक धन या जो पब्लिक का धन है उसके व्यय और उसके नियमित व्यय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, संसदीय समिति गठित की गई है। तो सार्वजनिक उद्यमों के बारे में, सरकारी आश्वासनों के बारे में और आकलनों के बारे में संसदीय समिति गठित की गई है। अगला प्रश्न है, 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में कौन से शामिल थे? तो दोस्तों जो संयुक्त संसदीय समिति बनाई गई थी 2G स्पेक्ट्रम मामले की जांच करने के लिए, उसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से चुने गए थे। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने के लिए जो बनी संसद की संयुक्त समिति थे उसके अध्यक्ष कौन थे? PC चाको। PC चाको 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संसद प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेटिव पर नियंत्रण रखती है। संसदीय समितियों के माध्यम से जो भारतीय संसद है वो प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न है, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार कब लागू हुआ था? 1954 में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम लागू हुआ था। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध कौन से हैं? तो दोस्तों सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय और संक्षेपतः विचारणीय हैं। अगला प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किया जाता है।
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जो सिविल संरक्षण अधिनियम है दोस्तों, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, उसमें अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का तीसरा भाग। इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना उपयोगी हो रहा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।